वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 2022 की होने वाली परीक्षा के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। सब्जेक्ट हमारी है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो आर्ट्स और कॉमर्स कला और वाणिज्य वर्ग दोनों के लिए है। कक्षा 12वीं का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है, नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का जो संतुलन है वो। नेक्स्ट है सेकंड, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है, कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन स, घरेलू कंप्यूटर जो है वो। नेक्स्ट है तीसरा, एनएनपी मार्केट प्राइस से क्या आशय है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा स। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। केंद्रीय बैंक का मतलब यहां पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से मुद्रा पूर्ति का कौन सा रूप संव्यवहार के लिए सबसे तरल व आसान है। ठीक है, मोस्ट लिक्विड एंड इजी टू डील विथ। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा M1। ठीक है, ऑप्शन अ। अगला है, निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार है। बजट में सरकार की आय और व्यय को लिया जाता है। तो संतुलित बजट होता है जिसमें आय और व्यय बराबर होते हैं। जब आय ज्यादा होती व्यय से उसको हम सरप्लस बजट कहते हैं, अधिशेष बजट कहते हैं, और व्यय आय से ज्यादा होता है उसको हम डेफिसिट बजट, घाटे का बजट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, चयन की समस्या का कारण है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है कॉन्वेक्स, उन्नतोदर, ऑप्शन सी। फिर है, गिफिन वस्तु में कीमत एवं मांग के बीच में संबंध पाया जाता है। गिफिन वस्तु में मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन आपका ए। फिर अगला है, सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला है, औसत स्थिर लागत वक्र आकृति कैसी होती है। औसत स्थिर लागत वक्र होता है हमारा ऐसे गिरता हुआ, जिसको हम कहते हैं आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन बी। फिर अगला है, अल्पकाल में कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर किसका होता है। कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, और हमको यहाँ पे कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत के बीच में अंतर पूछा हुआ, वो अंतर किसका होगा, कुल स्थिर लागत का होगा। ऑप्शन ए। फिर अगला है, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को। भारत में करेंसी कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा कम करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइज फंक्शन कहते हैं, स्थिरीकरण कार्य हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, ऊंचे तटस्था वक्र पर क्या होता है, संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्राप्त होता है। और फिर हमारा है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें
हमारे 10 से लेकर 20 शब्दों में उत्तर देना है। सबसे पहले आपको बताना है आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, ये एक तरह से क्या होते हैं, आर्थिक एजेंट। अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। और अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं। मूल्यह्रास, स्थिर परिसंपत्तियों का लगातार प्रयोग करने से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसको मूल्यह्रास कहा जाता है। नकद कोष रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब ग्राहक बैंकों से पैसा निकाले तो बैंक उन्हें पैसा देने के लिए मना नहीं कर सकें, इसलिए एक तरह से क्या होता है, नकद मुद्रा कोष रखा जाता है। फिर वस्तु विनिमय से क्या आशय है, वस्तु विनिमय का मतलब वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का जब लेन देन किया जाता है उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। फिर हमारा है कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती, मतलब सरकार को वापस देना पड़ता है। जैसे सरकार ने अगर ऋण लिया है, या ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा। फिर पूरक वस्तुओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल, जूते और मोजे, ठीक है, जिनका साथ साथ प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। फिर है उत्पादन फलन की परिभाषा। उत्पादन फलन क्या दर्शाता है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में अंतर को दर्शाता है। फिर हासमान पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हासमान पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या हो गया, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन अगर उससे कम अनुपात में बढ़ता है उसको हम कहेंगे हासमान पैमाने के प्रतिफल। और फिर पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र, कुल संप्राप्ति बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा खंड बी है, जिसमें सबसे पहला चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वितरण व कल्याण के बीच में हमको संबंध बताना है कि किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का जो वितरण होता है वो कल्याण को किस तरीके से प्रभावित करता है। अगर धनी व्यक्तियों के आय में वृद्धि होती है तो इसको कल्याण नहीं माना जाएगा। कल्याण के लिए क्या जरूरी है, जो जीडीपी है उसका वितरण निर्धन व्यक्तियों की ओर अगर होता है तो उसको हम कल्याण का सूचक मानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है, यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी आपके पास में 310 रुपए है और मूल्यह्रास कितना है, 50 रुपए, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो जीडीपी में से हम क्या माइनस करेंगे, मूल्यह्रास। तो यहां पे आपको 310 में से 50 को माइनस करना है, तो हमारे पास में जो आएगा 260 रुपए, ये क्या होगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। फिर नेक्स्ट है वस्तु विनिमय पद्धति की 2 कठिनाइयां, ठीक है। वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, किस वस्तुओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक तरह से क्या होता है, जरूरी होता है। फिर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए, ठीक है। राजस्व व्यय क्या होता है, ऐसा व्यय जिससे सरकार की किसी प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, और पूंजीगत व्यय में क्या होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे सरकार के द्वारा बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया जाए, एक बिल्डिंग बनाया गया, भवन बनाया गया, तो ये एक तरह से क्या है, पूंजीगत व्यय है। और सरकार ने अपने कर्मचारियों को जैसे वेतन है, छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया है, तो इनको हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि सरकार द्वारा करों में वृद्धि की जाए तो उस स्थिति में प्रयोज्य आय में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। सरकार अगर करों को बढ़ा देती है तो इससे जो प्रयोज्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, वस्तु एवं सेवाओं की मांग वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो करों में वृद्धि करने से क्या होगा, प्रयोज्य आय कम हो जाती है।
नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में दो अंतर बताइए। तो सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसे सभी व्यक्ति उपभोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। जबकि निजी वस्तुओं में क्या होती हैं? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो ही उसका प्रयोग कर सकता है, जो कीमत नहीं चुकाता है वो उसके प्रयोग से वंचित रह जाता है। फिर नेक्स्ट है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी कितनी है? 0.6, तो सरकारी व्यय गुणक, तो देखिए सरकारी व्यय गुणक या निवेश व्यय गुणक का मान सेम होता है और फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.6 इक्वल टू 1/0.4 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लेना। फिर नेक्स्ट हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता संबंधी निम्न तालिका को पूरा कीजिए। हमारे पास में कुल उपयोगिता 20 दे रखी है, सबसे पहले सीमांत उपयोगिता भी 20 है, फिर सीमांत उपयोगिता 18 है, कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 20 में हम 18 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 38 आ जाएगा। फिर हमारे पास में कुल उपयोगिता 53 दे रखी हैं, फिर हमारे पास में 63 दे रखी हैं, तो 53 और 63 में 10 का जो अंतर है वो आपकी क्या हो जाएगी? सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। फिर 63 के बाद में हम देखिए सीमांत उपयोगिता कितनी है? 8, तो 63 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में 76, तो 71 और 76 में जो 5 का अंतर उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। इस तरीके से आपको दोनों के बीच में जो संबंध है वो ध्यान रखना है। फिर है अल्पकाल और दीर्घकाल में दो अंतर बताइए। ठीक है, अल्पकाल का मतलब क्या होता है? जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में क्या होता है? उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल जो है वो आपका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के साथ में संबंधित है, जबकि दीर्घकाल जो है उसमें हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए अनधिमान वक्र, इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप, ऋणात्मक ढाल का होगा और एक सीधी रेखा के रूप में होगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषताएं बतानी है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? किसी वस्तु के सेलर और बायर, खरीदने वाले क्रेता और विक्रेता दोनों क्या होते हैं? असीमित होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो दो विशेषताएं आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट है पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र। तो पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र क्या हो जाएगा? पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय, भाग दे देंगे उसमें हम किसका? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का। ठीक है, और उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहां पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? चेंज इन सप्लाई, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब कीमत में परिवर्तन, पी का मतलब प्राइस कीमत से है और क्यू का मतलब क्वांटिटी सप्लाई की मात्रा से है। फिर खंड सी जो है उसमें आय का वर्तुल प्रवाह पूछा हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब जो एक सरल अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक हमारा है फर्म और दूसरा है परिवार क्षेत्र या जिसको हम उपभोक्ता कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है उसको हमको यहाँ पे समझाना है। फिर राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियां, तो राष्ट्रीय आय की विधियां कौन कौन सी होती है ज्ञात करने की? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। तो इन तीनों में से हमको कोई भी दो विधियों को संक्षेप में समझाना है। फिर अगला है बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। ठीक है, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, वो साख सृजन कैसे करते हैं तो इसका हम एक उदाहरण लेके समझाना है। तो कोई व्यक्ति अगर बैंक में प्राथमिक जमा के रूप में 10,000 रुपए जमा कराता है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत माना कि
10% अगर CRR हैं तो 10,000 का 1,000 रुपए बैंक क्या करते हैं, अपने पास में नकद रखेंगे और बाद में उसकी जो व्युत्पन्न जमा है 9,000 रुपए बचे हुए उसको किसी व्यक्ति को उधार दे देंगे। फिर 9,000 रुपए उसके खाते में जमा कर देते हैं, वापस उसका 10% 900 रुपए बैंक अपने पास में नकद रूप में रखते हैं और बाकी बचा हुआ 8,100 रुपए जिसको व्युत्पन्न जमा कहा जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट द्वितीयक जमा कहा जाता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसके बारे में सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवधारणा को समझाना है। ठीक है, सट्टा उद्देश्य के लिए मांग, इस तरीके से आपको डायग्राम बना के समझाना है कि इसका जो तरलता पसंद की सिद्धांत है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र का आकार हमारा इस तरीके से बनेगा। इसकी तालिका और चित्र दोनों आपको समझाना है। तालिका में आपका आ जाएगा, इधर x वस्तु ले लीजिए, इधर y वस्तु ले लिया। इधर हमने ले लिया 1 2 3, इधर हमने ले लिया 10 6। फिर इस तरीके से आपको घटता हुआ लेना है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। फिर आपके अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं, किन्हीं दो समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इनमें से कोई भी दो समस्याओं को हमको बाजार अर्थव्यवस्था में, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के आधार पर निर्णय लेता है, उसके आधार पर हमको समझाना है। फिर है कुल संप्राप्ति की अवधारणा को तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से, टोटल रेवेन्यू जो होती हैं वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक सारणी बनानी है। इधर आप उत्पादन की मात्रा ले लीजिए, उधर प्राइस ले लीजिए और यहाँ पे कुल संप्राप्ति TR आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 और कीमत ले लीजिए 10 10 10। तो 1 को 10 से गुणा किया, यहाँ पे 10 आ गया। 2 को 10 से गुणा किया 20 आ गया। 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया। और फिर ऐसा अगर रेखा चित्र बनाएंगे तो एक सीधी रेखा के रूप में इस तरीके से बनेगा। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अल्पकाल में फर्म का लाभ अधिकतमीकरण समस्या को रेखा चित्र की सहायता से हमको समझाना है। तो लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें क्या हैं, तो सीमांत आगम और सीमांत लागत, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए। इस ई बिंदु पर संतुलन होगा, ये आपको समझाना है। फिर खंड द जो है उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो है मुद्रा के दो प्रमुख कार्य। ठीक है, मुद्रा के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती हैं, मुद्रा मूल्य का मापक होती हैं। इन दोनों कार्यों का आपको वर्णन करना है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के कोई दो उपाय, तो मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक तो बैंक दर का प्रयोग किया जाता है, खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, नकद कोषानुपात में परिवर्तन कर सकती हैं, वैधानिक तरलता अनुपात में। इनके आधार पर हमको समझाना है, कोई से भी दो उपायों को समझाना है। फिर है आय में परिवर्तन के कारण बजट सेट में होने वाले परिवर्तन को रेखा चित्र के द्वारा, ठीक है, रेखा चित्र आपका इस तरीके से बनेगा। ये बजट रेखा है, अगर आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा ऊपर खिसक जाएगी और आय में अगर कमी होती है तो बजट रेखा नीचे खिसक जाएगी। फिर अगला है अनधिमान वक्रों की कोई सी भी दो विशेषताओं को हमको रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि अनधिमान वक्र क्या होते हैं, दाएं और झुके होते हैं या इनका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, इस तरीके से। फिर दूसरी विशेषता हो जाएगी कि ये वक्र क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरी विशेषता है जो ये हो जाएगी आपकी, ये वक्र कैसे होते हैं, उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो कोई से भी आपको दो विशेषताओं को समझाना है। और फिर अंतिम प्रश्न जो है वो हमारा है हासमान सीमांत उत्पाद नियम। ठीक है, हासमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है, का स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो एक बिंदु के बाद में उत्पादन क्या होता है, घटने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हासमान सीमांत उत्पाद नियम कहते हैं। और हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो इसको आपको समझाना है। या फिर अथवा में है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्रों के बीच में संबंध। तो अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र
चक्रों में जो संबंध होता है वो ही संबंध दीर्घकाल में होता है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, दीर्घकालीन सीमांत लागत और ये है दीर्घकालीन औसत लागत। और संबंध क्या है, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, दूसरा औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, और तीसरा जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर होती है। तो इन तीनों संबंधों का आपको रेखा चित्र के द्वारा समझाना है।